हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन क्लासरूम। आई एम योर राहुल कर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज पे राहुल। सो बच्चों, हम आज आपके लिए प्रोबेबली सबसे लास्ट लेक्चर लेके आए हैं विभव का। सबसे लास्ट, बिल्कुल। इसके बाद आपका विभव वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के यानी स्थिर विद्युत के सबसे लास्ट पोर्शन यानी धारिता पर चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले विभव के बारे में थोड़ी सी चर्चा बातें कर लेते हैं। अब विभव के बारे में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। विभव पढ़ लिया, अलग अलग ज्यामिति के कारण विभव निकालना सीख लिया, फिर विभव के लिए पर्टिकुलर स्थितिज ऊर्जा आपने निकालना सीख ली, ठीक है। अब एक टर्म बच जाती है डायपोल। आपने डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हाँ निकाला। अब डायपोल के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग 3 केसेस में निकाला था, एक तो अक्ष पर, एक निरक्ष पर और एक अन्य किसी बिंदु पर। उसी तरीके से डायपोल के लिए भी आपको विभव निकालना पड़ेगा, अक्ष पर, निरक्ष पर और अन्य किसी बिंदु पर, ठीक है। तो पेन कॉपी उठा लेंगे और नोट्स बनाना, प्यारे प्यारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में हेडिंग डालेंगे। द्विध्रुव के कारण विभव कहाँ पर, पहला केस ले रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष पर, ठीक है, यानी पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। कॉपी करो, एक डायग्राम बना लो, एज इट इज डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, बना लिया। अब देखो, अब आपको अच्छे से पता है डायपोल में एक दो चार्जेस का सिस्टम है, जिसमें दोनों चार्जेस क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में समान होते हैं लेकिन साइंस में अपोजिट होते हैं। इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। दोनों के मध्य की दूरी 2l, यहाँ से l यहाँ से भी l। अच्छा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2l, ठीक है। अच्छा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस से प्लस आवेश की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ये एरो क्या बताता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताता है। क्लियर है, ठीक है साहब। अब मान लो मैंने यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से, डायपोल के सेंटर पॉइंट से r दूरी पे जा के एक पॉइंट लिया x। p क्यों नहीं लिया, क्योंकि p यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, इसलिए p नहीं लिया, ठीक है। तो मान लो मैंने x पॉइंट लिया और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। अच्छा, पहले तो ये बताओ, क्या ये बिंदु इस द्विध्रुव की अक्ष पर है या नहीं है, क्या ये बिंदु इस द्विध्रुव की अक्ष पर है, एग्जैक्टली। ये देखो, ये इसकी अक्ष और ये यहाँ पर ये बिंदु है, तो ये क्या है, अक्ष पर विद्यमान है, बहुत बढ़िया। अब विभव निकालना है, ठीक है। इस बिंदु पर कितने आवेशों के कारण विभव होगा, देखो इस x बिंदु पर इस प्लस q आवेश के कारण भी विभव होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। इस माइनस q आवेश के कारण भी विभव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस x बिंदु पर इसकी वजह से भी विभव होगा और इसकी वजह से भी विभव होगा। माना कि द्विध्रुव एक दो चार्जेस का, दो आवेशों का एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में अलग अलग है, दो तो चार्जेस हैं, तो ये अपनी वाली बताएगा और ये अपनी वाली अलग से बताएगा। क्लियर है। फैमिली में दो बहन भाई, ठीक है, तो जब बुआ आएगी पैसे देगी, तो बुआ को अलग, भाई को अलग पैसे देके जाएगी और बुआ को अलग पैसे देके जाएगी, सॉरी सिस्टर को अलग पैसे देके जाएगी। तो ये जो विभव है ये अपना अलग यहाँ बताएगा और ये अपना अलग नेचर बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि बिंदु x पर, ए बिंदु, ए मेरी प्यारी बिंदु, बिंदु x पर कुल विभव, बिंदु x पर कुल विभव बताओ भैया। तो सर बिंदु x पर कुल विभव Vx, और ये ऐसे लिख सकते हो प्लस q आवेश के कारण विभव और माइनस q आवेश के कारण विभव। पहले क्या करो, प्लस q आवेश के कारण विभव निकालो, माइनस q आवेश के कारण विभव निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको Vx पर विभव मिल जाएगा। कौन सी नई बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, प्लस q आवेश के कारण विभव निकालते हैं, प्लस q आवेश के कारण विभव करो। हाँ भाई,
आवेश के कारण विभव, फॉर्मूला बोलो, के इंटू आवेश बटे उन दोनों के मध्य की दूरी। आवेश कितना है प्लस क्यू, बहुत बढ़िया। अच्छा दोनों के मध्य दूरी देखो ये दूरी, अब सुनो यहाँ से यहाँ है r और यहाँ से यहाँ कितनी है l, तो ये कितनी हो गई r माइनस एल। अगर ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये कितनी हो गई 8 मीटर। तो उसी तरीके से r माइनस एल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई r माइनस एल, लिख दो r माइनस एल। ये हो गया धन आवेश के कारण बिंदु x पर विभव। चल ऋण आवेश के कारण बिंदु x पर विभव क्या होगा, वापस से वही आवेश के इंटू आवेश का मान बटा दोनों के मध्य दूरी। अब दोनों ऋण आवेश कहाँ है, इस पॉइंट पर है। अब देखो यहाँ से यहाँ की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, तो r प्लस एल, तो इस ऋण आवेश की और इस बिंदु x के मध्य दूरी कितनी हो गई r प्लस एल, कितनी हो गई r प्लस एल। अब वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये धन आवेश के लिए विभव यहाँ पुट कर दो, ऋण आवेश के लिए विभव यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल अब कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके लिए ये विभव प्लस के क्यू आर माइनस एल। अच्छा ये माइनस बाहर आ जाएगा, इस माइनस को जैसे इस प्लस को लिख के मैंने बाहर लिख दिया, उसी तरह इस माइनस को लिखूंगा और यहाँ पे ये प्लस इसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई ऋण आवेश है ना, इसलिए आर प्लस एल। ठीक है, सोल्व करो इसको, के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन आर माइनस एल प्लस माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। एलसीएम ले लो, वी एक्स के क्यू आर माइनस एल और आर प्लस एल का एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, एलसीएम लेने पर ये आया। ये माइनस सोल्व करते हैं, किया तो ये r तो जो प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, l जो माइनस का था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो r ने r को मार दिया, l और l 2l, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वी एक्स इज इक्वल टू के क्यू अंदर मिला 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा देखो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, q इंटू 2l, q इंटू 2l, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो पूरा, k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सिंपल। q इंटू 2l की जगह क्या लिख दिया मैंने, डाइपोल मोमेंट p, यानी द्विध्रुव आघूर्ण लिख दिया इसका कितना p। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म की जगह q इंटू 2l की जगह क्या लिख सकता हूँ p, तो मैंने वो p लिख दिया। और यही क्या आ गया आपका अक्ष पर विभव, यही क्या आ गया आपका अक्ष पर विभव। तो अक्ष पर विभव कितना होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया आपके अक्ष पर विभव। ठीक है, अब बच्चों अब देखो ये जो दूरी है, ये जो L या 2L बोलते हो आप, ये दूरी तो बहुत छोटी होती है। मतलब ये जो दो आवेश हैं ये एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। डाइपोल में ये जो 2L है, ये जो दोनों के मध्य की दूरी है, ये बहुत छोटी होती है। और कंपैरेटिवली R तो कहीं भी हो सकती है, डाइपोल से 10 मीटर दूर रख दिया आपने बिंदु, आपने 20 मीटर दूर कोई बिंदु रख दिया, तो इसके कंपैरिजन में ये जो आवेशों के मध्य दूरी है ये बहुत बहुत छोटी होती। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो बच्चों
कि 2L या L ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। L इज़ बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी इन कंपेरिजन टू R, इसलिए L स्क्वायर को लगभग 0 आप मान सकते हो। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो अक्ष पर विभव आपको मिलेगा KP अपॉन ये 0 अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कब अप्लाई करना है, जब जो दोनों के मध्य दूरी है वो बिंदु के दूरी के बहुत छोटी हो। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट का पॉइंट होगा हमारा निरक्ष पर। ठीक है बच्चों, हमने अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विभव कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं निरक्ष पर। तो निरक्ष का मीनिंग क्या था? सिंपल सा एक लॉजिक है कि मैंने दोनों डायपोल का दोनों आवेशों के मध्य जो मध्य बिंदु है इससे परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पॉइंट ले लिया, दैट इज x। बोल हाँ या ना? ठीक है, अब इस x पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। सिंपल वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो हम अभी अक्ष के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए आ रहे थे, वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। देखो कैसे, इस x अक्ष पर आपको कुल विभव ज्ञात करना है। ठीक है भाई, निरक्ष का मतलब क्या? ये बिंदु। तो इस x अक्ष पर विभव ज्ञात कर लो तो वो ही विभव क्या होगा? निरक्ष का विभव होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरी बात, इस x अक्ष पर इस धनावेश के कारण भी विभव होगा, एज इट इज इस ऋणावेश के कारण भी विभव होगा। क्लियर? तो इसके कारण x पर विभव और इस ऋणावेश के कारण x पर विभव, दोनों का विभव निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो x बिंदु पर कुल विभव मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करें प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ये लो साहब, ये मेरी प्यारी बिंदु, एक बिंदु x पर कुल विभव, बिंदु x पर कुल विभव। अब बिंदु x पर अगर आपको कुल विभव निकालना है तो क्या करें सर? कुछ मत करो, Vx इज इक्वल टू धन आवेश के कारण विभव और ऋण आवेश के कारण विभव दोनों का योग। धन आवेश के कारण विभव और ऋण आवेश के कारण विभव, इन दोनों का योग किसके तुल्य होगा? x पर बिंदु x पर विभव के तुल्य होगा। अब क्या करो? धनावेश के कारण अलग से विभव ज्ञात करो, ऋण आवेश के कारण अलग से विभव ज्ञात करो और अपना काम बन जाएगा। चलो स्टार्ट करें। देखो, धन आवेश के कारण विभव, अच्छा धन आवेश के कारण विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे? k इंटू आवेश का मान बटे आवेश और उस बिंदु के मध्य दूरी। k इंटू आवेश तो धन आवेश, ठीक है। अब प्लस क्यू है इसलिए मैंने प्लस क्यू लिख दिया। अब दोनों के मध्य दूरी की बात करते हैं। देखो यहाँ क्या रखा हुआ है? धनावेश। बिंदु कहाँ है? x। आपको ये वाली डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए आपको, ये वाली? बोल हाँ या ना? यही दूरी चाहिए। अब सर ये तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालें? देख यहाँ ये वाला ट्राइंगल देख, दिस, ये वाला ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। देखो देखो, ए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और पेश है आपके सामने छोटी सी प्यारी सी डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी आ जाएगी, ये भी बताऊँगा बाद में। फिलहाल देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये क्या आई? बिंदु इस धनावेश और x बिंदु के मध्य दूरी आ गई। तो कितनी दूरी लिखोगे? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरीके से ऋणावेश निकालो, माइनस क्यू आवेश के। अब ऋण आवेश है तो माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। दोनों के मध्य की दूरी, सेम डिस्टेंस, सेम प्रोसीजर r, और यहाँ से यहाँ भी कितनी है? ये l।
तो इन दोनों के पाइथागोरस लगाने पर वापस से दूरी भी क्या आई, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये दूरी भी सेम है, जितनी ये है उतनी ही ये है। क्लियर। ठीक है। k का मान भी सेम है 9 इंटू 10 की पावर 9। q का मान भी सेम है, अपोजिट साइन है, एक धनावेश एक ऋणावेश है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। अगर ये 10 कूलाम का है तो ये -10 कूलाम का है, अगर ये +15 कूलाम चार्ज है तो ये भी -15 कूलाम चार्ज है। तो जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो आवेश का समान है, लेकिन नेचर जो है प्रकृति दोनों की विपरीत है। अब देखो अगर ये सब सेम है, ये भी सेम है, बस साइन का फर्क है, चिन्ह का फर्क है, तो अगर ये 10 वोल्ट आंसर आया इसको सोल्व करने पे, तो इसको सोल्व करने पर भी आंसर 10 वोल्ट आएगा, लेकिन माइनस का 10 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋण आवेश है। आंसर सब दोनों को सोल्व करने पर वैल्यू सेम आएगी। अगर इसको सोल्व करने पर 20 वोल्ट आया है तो इसको सोल्व करने पर भी 20 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस लग जाएगा। अब देखो कुल विभव निकालो, Vx वैल्यू पुट कर दो, प्लस क्यू की जगह के क्यू अपॉन √r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है। माइनस क्यू की जगह ये पूरी वैल्यू। बच्चों ये वाला जो माइनस आवेश है ऋण आवेश का, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, अपॉन √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एक प्लस का दूसरा माइनस का, एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को काट दिया, मारामारी हो गई, तो यहाँ पर कुल विभव कितना है, 0। कहना क्या चाहते हो सर आप? कहना ये चाहते हैं कि द्विध्रुव की निरक्ष पर कोई विभव नहीं होता है मित्रों। निरक्ष की सॉरी द्विध्रुव की निरक्ष, द्विध्रुव की निरक्ष पर कुल विभव, ध्यान रखना मैं कुल विभव की बात कर रहा हूं, 0 होता है। ठीक है। तो विभव के निरक्ष पे कुल विभव क्या होता है, 0 होता है। आक्षेप है तो ठीक था, लेकिन निरक्ष पे 0, और होना लाजमी है यार, होना जरूरी भी है। देख भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है आवेश का। ठीक है भाई, विभव किसकी वजह से होगा, आवेश की वजह से होगा। आवेश है, हाँ है। अब देख आवेश तो है, विभव किस किस पर निर्भर करेगा, सुन फॉर्मूला क्या है तेरा, V = K Q अपॉन R, यही फॉर्मूला है। विभव किस किस पर डिपेंड करेगा, K से तो कोई मतलब है नहीं, K तो फिक्स है, 9 × 10⁻⁹, ये तो हर जगह विद्यमान है, इससे तो कोई लेना देना फर्क पड़ने वाला नहीं है। विभव किस किस पर निर्भर करेगा, आवेश और दूरी पर। अब दूरी भी तूने यहाँ बराबर कर दी, दूरी भी क्या है, ऑब्वियसली बात है, निरक्ष पे दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब आवेश क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अब ऑब्वियसली बात है दोनों का विभव बराबर आएगा और साइंस में अपोजिट आएगा। कुल विभव कितना होना है, 0। हाँ अगर किसी पर्टिकुलर किसी और अदर एक चार्ज की वजह से पूछे तो फिर विभव का मान 0 नहीं होगा, लेकिन कुल विभव पूछे तो 0 होगा। ठीक है। तो ये स्टार मार्क करके लाइन लिखेंगे और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ अब आपसे ये समझ में आ गई होगी। तो अब एक लास्ट टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अच्छा, अक्ष पर निकाल लिया, निरक्ष पे निकाल लिया। अब मान लो एग्जामिनर की सटक गई, कैसे सर? अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मैं अक्ष पे ही दूँ निरक्ष पे ही दूँ, जो पॉइंट आप ले रहे हो वो पॉइंट तो पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है। तो मान लो कि तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, किसी भी बिंदु पर, जनरली किसी भी बिंदु पर, ठीक है, साधारण कोई भी बिंदु हो सकता है,
फिर वो बिंदु चाहे निरक्ष पे हो, अक्ष पे हो, फलाने पे हो, कहीं पे भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बच्चों, ब्रह्मांड में या 3D में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए या किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो कोण अर्थात एंगल, और दूसरा एक डिस्टेंस। जब भी आप 3D में, ये तो 2D की बात कर रहा हूँ, जब भी आप 3D में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो या किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हो, तो उस पोजीशन को बताने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो कोण और एक दूरी। अब मान लो मैंने यहाँ अभी मैं इस तरीके से अगर मेरे से कोई भी डिस्टेंस पूछी जाएगी तो मैं अपने आप को ओरिजिन मानूंगा, ऑब्वियसली बात है, और मैं उसको अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस बताऊंगा। आप आए, सर पानी पताशे का ठेला कहाँ लगा हुआ है? मैंने बोला देख 5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, वैसे बताऊंगा नहीं बट फिर भी देख 5 मीटर की डिस्टेंस पे। अब 5 मीटर कहाँ हो सकता है? 5 मीटर मुझसे 360 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है। 5 मीटर मुझसे 360 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है। भाई 5 मीटर दूर है ये तो सही है, 5 मीटर इधर हो सकता है, 5 मीटर इधर भी हो सकता है, 5 मीटर आगे हो सकता है, 5 मीटर पीछे हो सकता है, 5 मीटर इस डायरेक्शन में हो सकता है डायगनली, 5 मीटर डायगनली इस डायरेक्शन में हो सकता है, 5 मीटर ऊपर भी हो सकता है, 5 मीटर नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है यार। सर कैसे बताएंगे? तो इसके लिए मैं एक एंगल डिसाइड करूँगा। देख कैसे? अब देख, अगर सामने है मेरे जस्ट तो मैं क्या कहूँगा? 5 मीटर जस्ट सामने देख। अगर इधर है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो मैं क्या बोलूँगा? 5 मीटर राइट में, 5 मीटर लेफ्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो कभी क्या बोलेंगे? 5 मीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे एक एंगल बताना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो किसी भी जनरली पॉइंट को बताने के लिए, शो करने के लिए, वैसे ये चीज़ मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सॉरी विद्युत क्षेत्र के लिए भी बताई थी, बट फिर बता देता हूँ। एक ऋणावेश है, एक धनावेश है। ये इसका मध्य बिंदु O, ऑब्वियसली बात है, इनके मध्य की दूरी 2L है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मान लो इस मध्य बिंदु O से, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मध्य में आ गया, अब ठीक है। इस मध्य बिंदु O से मैंने कहा थीटा डिग्री पे, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना। थीटा डिग्री एंगल पे या थीटा एंगल पे r दूरी पे जाके एक पॉइंट x लिए। अब देखो सर निरक्ष पे देख, इस थीटा को 90 डिग्री कर दे, निरक्ष बन जाएगा। अक्ष पे इस थीटा को 0 डिग्री करके देख, अक्ष वाला पोर्शन आ जाएगा। आई बात समझ में? इस वजह से तो ये एक जनरल केस है, इससे आप जो चाहो वो सोल्व कर सकते हो। देख मान लो अब आपको पॉइंट मिल गया और आपको यहाँ पे क्या निकालना है? विभव निकालना है। हो जाएगा आराम से, मेरे ख्याल से हो जाएगा सर। अब क्या करें? अब ये प्रॉब्लम करेगा तो ऑब्वियसली बात है, इसका क्या लेंगे? घटक लेंगे। अब देख ये रहा, पी वेक्टर तेरा किधर है? इस तरफ। ये पूरी डायरेक्शन किसकी है? पी वेक्टर की। इस तरफ है तेरा पी वेक्टर, है -q से +q, सदिश है, इसकी दिशा हो गई। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट तो ये हो गया p cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर ले लो p sin थीटा। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देख ये था बीच में p वेक्टर, इसका मैंने इसको थीटा डिग्री पे cos थीटा कंपोनेंट ले लिया, इसको sin थीटा कंपोनेंट ले लिया। कंपोनेंट लेना तो आता है, जिस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हो उसे cos लेते हैं, दूसरी वाली को sin ले लेते हैं। इससे एक्सिस से बन रहा है तो इसे ले लिया मैंने p cos थीटा, और इसको ले लिया p sin थीटा। दो कंपोनेंट आ गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x पर इस p cos थीटा की वजह से विभव निकालूंगा, और इस x पर इस p sin थीटा की वजह से विभव निकालूंगा। अभी तक बच्चों आवेश, अलग अलग आवेश की वजह से आप विभव निकाल रहे थे, +q -q। अब विभव किसके लिए निकालोगे? बिंदु x पर कुल विभव।
वी एक्स इज इक्वल टू, देखो पी कोस थीटा की वजह से विभव निकालोगे और पी साइन थीटा की वजह से विभव निकालोगे और उन दोनों को सम करोगे तो एक्स पर कुल विभव आ जाएगा। आवेश की वजह से नहीं निकाल सकते, आवेश की वजह से निकालने में कहाँ निकालोगे यार, अगर निकालना आता तो फिर इसकी क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आवेश की वजह से आपको नहीं पता, लेकिन सर क्या हमें घटक की वजह से पता है, क्या हमें पी साइन थीटा और पी कोस थीटा की वजह से विभव पता है? एग्जैक्टली देखो, आप देखो तुम लोग पी कोस थीटा की बात करते हैं, पी कोस थीटा की बात करते हैं। देखो पी कोस थीटा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा क्लियर है, ये पी कोस थीटा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा बिंदु x कहाँ है सर, वो यही है r दूरी पर जाके, ये आपका मिडल पॉइंट O और ये आपका x पॉइंट यहाँ है। देख अगर मैं देखूं तो ये p कोस थीटा और ये बिंदु x अक्ष पर विभव वही वाला काम कर रहे हैं, देख ले, जैसा p कोस थीटा इधर है वही x भी इधर है। मान ले इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ऐसे अगर ऐसे घुमा दूँ p कोस थीटा और ऐसा x लिख दूँ, ये देख अक्ष वाला ही काम आ गया ना, बस ये ऐसा लिखा हुआ है, मैंने जियोमेट्री में ऐसा बनाया हुआ है, बाकी है तो वो अक्ष वाला ही केस, अक्ष वाला ही केस है। तो अक्ष पर विभव क्या होता है, के पी अपॉन आर, अक्ष पर विभव क्या था, के पी अपॉन आर, यही था। के पी अपॉन आर, ठीक है, ओके है ना। अब देखो लेकिन यहाँ पे डाइपोल P की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे उसने तो रखा था डाइपोल P, लेकिन आप यहाँ पे P नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ अब डाइपोल P नहीं रहा, अब डाइपोल आपका हो चुका है P कोस थीटा, अब डाइपोल क्या हो चुका है, P कोस थीटा हो चुका है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, P कोस थीटा, ठीक है। अरे मेरे मार्कर, चलो ठीक है जो भी है ना। तो किसको क्या लिख सकते हैं, के पी अपन, सॉरी यहाँ गलती होगी, के पी अपन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, के पी कोस थीटा। बच्चे यही गलती करते, डायरेक्ट के पी अपन आर स्क्वायर सर ये लो, नहीं वो वहाँ पे स्पेशल केस था, इसलिए डाइपोल आप पी कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे आपको डाइपोल पी कंसिडर नहीं करना है, आपको डाइपोल कौन सा कंसिडर करना है, पी कोस थीटा, ये हो गया। अच्छा पी साइन थीटा के लिए बात करो, सॉरी वी पी साइन थीटा के लिए बात करो। अच्छा देखो वी पी साइन थीटा बिल्कुल ऐसा है और ये जो एक्स है इसके परपेंडिकुलर है, ये देखो ये जो एक्स है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वाले केस में तो विभव कितना है, शून्य, तो इसके लिए तो विभव क्या होगा, शून्य, तो टोटल विभव कितना होगा, कुल विभव वी एक्स इजिकल टू वी पी कोस थीटा प्लस शून्य, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है जनरल किसी भी पॉइंट पे विभव। आपको यहाँ से देखो अक्ष के लिए निकालना है ना, अक्ष के लिए थीटा इजिकल टू 0 पुट करो, अक्ष के लिए आ जाएगा। निरक्ष पे निकालना है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री पुट करो, निरक्ष पे निकल जाएगा। आपको 30 डिग्री पे निकालना है, 30 डिग्री पुट करो, आंसर आ जाएगा। 40 डिग्री पे निकालना है, 40 डिग्री पुट करो, आंसर निकल जाएगा। एंगल आपका आंसर इसका, ठीक है, एंगल आप दोगे आंसर ये देगा। तो ये था बच्चों द्विध्रुव के कारण विभव। अब अपन बात करेंगे द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे कॉपी करो और मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। चलो बच्चों, अभी तक आप द्विध्रुव के लिए अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी भी जनरल पॉइंट पर विभव कैलकुलेट करना सीख गए। अच्छा क्या विभव ही है ऐसी टर्म है जो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए और नहीं है? अच्छा सोचो,
अभी तक द्विध्रुव क्या है, नॉर्मली गिरा हुआ था, मतलब नॉर्मली रखा हुआ था, ठीक है। अब इसी द्विध्रुव को ला के मैंने इस विद्युत क्षेत्र में ला के रख दिया। ऑब्वियसली बात है, विद्युत क्षेत्र में ला के रख दिया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में से कैसे रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं। जनरली आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा कि ये जो डायपोल अभी मैंने एंगल पे रखा हुआ है ना, इसे आपको ऐसे इसी दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ मिलेगा। हमने थोड़ा सा और उसे टिपिकल कर दिया, मतलब मैंने अभी विद्युत क्षेत्र से θ1 एंगल पर डायपोल को रख दिया, है ना। अब डायपोल की डायरेक्शन कैसी है, माइनस से प्लस, यानी इस तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस यानी इस तरफ, ये डायपोल की डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल θ1 है। क्लियर है, तो ये सारा कहानी है। अब आपकी बुक में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन भी इधर, है ना। ये जनरली आपकी बुक में मिलता है, पर फिलहाल अपन ने थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। अब इस θ1 वाले पे सुनो, इस डायपोल को आपको और घुमाना है, ठीक है। अभी इसे रखा हुआ है और मान लो कि आपको इस डायपोल को और घुमाया, और कितना घुमाया, ये आ गया आपका प्लस क्यू आवेश इस तरफ और ये आ गया अभी माइनस क्यू आवेश इस तरफ। और कितना घुमाया आपने इसे, θ2 एंगल पर, θ1 से किधर कर दिया, θ2, 30 डिग्री था 40 डिग्री कर दिया, समझ में आई। तो आपने इसको क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया और आपने इसे ऐसे रखा हुआ था ये डायपोल, तो आपने इसे और घुमा दिया। मुद्दे की बात वो ये पूछता है कि इस रोटेशन में कितना वर्क डन किया, समझ में आई। वो क्या पूछा है कि इस रोटेशन में आपने कितना वर्क डन किया, तो वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। सो द्विध्रुव को या द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य वो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, अब इतना बड़ा θ1 से θ2 काफ़ी मार्जिन हो गया, काफ़ी गैप हो गया। अब मुझे इतना तो आता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा विस्थापन कैलकुलेट करता हूँ। मान लो कि ये वाला छोटा सा विस्थापन कितना है, dθ, ठीक है। तो इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, सर dw लिखो ना यहाँ, खत्म, ठीक है। अच्छा, घूर्णन गतिकी में आपने कार्य पढ़ा होगा क्लास 11th में। सर क्लास 11th हमने पढ़ी कौन सी है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो घूर्णन में किया गया कार्य, फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो घूर्णन में किया गया कार्य क्या होता है, अरे भाई नॉर्मल में किया गया कार्य क्या, बल इंटू विस्थापन, तो घूर्णन में बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, नॉर्मल बात। अच्छा, इसको dθ एंगल से घुमाने में कितना वर्क डन लगा, dw। अच्छा यार, ये बलाघूर्ण कहाँ से निकालूं, बलाघूर्ण तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र वाले केस में द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण निकालना सिखाया था। तो बलाघूर्ण होता है टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ पे P क्या है, सर द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और थीटा क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण और डायपोल के बीच का एंगल। ये मिल गया बलाघूर्ण। कोणीय विस्थापन कितना, dθ, निकालना कितना है, dw। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, और रॉकेट साइंस नहीं है आपको, ठीक है। सो कार्य कितना, dw, बलाघूर्ण कितना, PE साइन थीटा, ठीक है। कोणीय विस्थापन कितना, dθ। ये तो आया छोटा सा वर्क। आपको पूरा रोटेशन में वर्क निकालना है, तो पूरा रोटेशन में वर्क निकालना मतलब dw 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 dw, सारे dw निकाल के जोड़ दो, इतना काम करो। या फिर स्मार्ट वर्क करो, सबके आगे क्या लगा दो, नाग बाबा लगा दो, अर्थात सबका समाकलन कर दो। सबका समाकलन करें, चलो
आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं समाकलन करना। चलो डी डब्ल्यू का तो ठीक है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ घुमाया, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया। भाई कहाँ से कहाँ घुमाया, एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया। डी डब्ल्यू का तो मिल गया आपको वर्क, ठीक है। डाइपोल की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये थीटा 1 ये थीटा 2, अंदर क्या बच गया भैया, साइन थीटा डी थीटा। आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, ठीक है। वैसे जिसको नहीं पता मैंने बता दिया है, ठीक है। W इज इक्वल टू टी ई माइनस कोस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट रखो आंसर निकल जाएगा, लिमिट रख दो आंसर निकल जाएगा। W इज इक्वल टू पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, माइनस कोस अपर लिमिट क्या है थीटा 2, सो थीटा 2 माइनस फॉर्मूले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अंदर एक और माइनस कोस थीटा 1। भाई ये तो माइनस तो सॉल्यूशन करने पे आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, काम खत्म। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो फाइनली क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू पी ई, ये माइनस और ये माइनस, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 मिल गया। ये आ गया आपके वर्क डन। तो जनरली अगर पूछा जाए तो वर्क डन कितना होता है, इतना होता है। जनरली आपसे कोई पूछे कि कितना वर्क डन होता है इसको घुमाने में, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में, तो ये वर्क डन हो गया। अब एक बात और वो बोल सकता है कि मान लो ये जो डाइपोल है ये बिल्कुल कैसे है, ऐसे है, मतलब अभी थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। यही समझ में आया, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये थीटा 1 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा ना यार। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही आपका डाइपोल भी आ जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, W इज इक्वल टू पी ई, और थीटा 2 कितना है, वो थीटा है। अभी क्या है कि ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, ऐसे रखा हुआ है। अभी तो क्या है, थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ था, अब कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यहाँ से आप उसे किसी एंगल थीटा पे मोशन करवा रहे हो। कोई बात नहीं, थीटा 1 की जगह 0 रख दो, थीटा 2 की जगह थीटा रख दो, कोई एंगल कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा, खत्म। कोस 0 कितना होता है, 1। W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया फॉर्मूला। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू नॉर्मल थीटा, वैल्यू पुट करी, कोस 0 कोस थीटा। यहाँ पे क्या पुट किया, 0, यहाँ पे क्या पुट किया, थीटा। अगर वो आपसे ऐसा बोल दे कि थीटा 1 तो 0 ले लो, थीटा 2 90 डिग्री ले लो, मतलब अब आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और उसे बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर करना है, वो भी हो जाएगा। ची थीटा 1 आपको मिल जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 आपको कितना मिलकर करना है, 90 डिग्री। यानी कि ऐसे रखा हुआ है और आपको डाइपोल को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे मोशन करवाने, रोटेट करवाना है, करवा दो। यहाँ रख दो 0, यहाँ रख दो 90, क्या मिलेगा देखें, W इज इक्वल टू पी ई कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। सोल्व करो,
W इजिकल टू पी ई, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 0, 1 माइनस 0 1, सो W इजिकल टू पी ई। ये हो गया वर्क डन, खत्म, कोई रोक नहीं, जैसे चाहे वैसे घुमा दो आप क्वेश्चन को, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, ठीक है। तो ये था वर्क डन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा होती तो कैसे होती, ठीक है। द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा, कॉपी करो यहाँ तक। सो गाइस, अब हम करेंगे बात स्थितिज ऊर्जा की। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए कई बुक्स में क्या करते हैं, जैसे अपन ने भी निकाला W इजिकल टू पी वन माइनस कोस थीटा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसी में जाके उसी को लेकर सोल्व कर देते हैं, माइनस पी कोस थीटा एंड देन माइनस W कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा और माइनस पी कोस थीटा बराबर जो भी है वो फॉर्मूला उससे डेराइव करते हैं। फाइनली अपने भी वही बचेगा, लेकिन प्रोसीजर वो ये है कि यहाँ पर आपको 2 बार वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आपने क्या किया, सिर्फ रोटेट किया, लेकिन आपको अभी तक टोटल बार 2 बार वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आप अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाओगे, पहला वर्क डन। फिर दूसरा, आप द्विध्रुव लाने के बाद मानेगा तो है नहीं, अपनी वाली पे तो आएगा, तो वो क्या करेगा, द्विध्रुव रोटेट करने का काम करेगा, और रोटेट करने का काम करेगा तो आपको फिर दूसरा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 2 वर्क डन करने पड़ेंगे, दोनों वर्क डन का योग करना पड़ेगा। फिर वो वर्क डन का जो योग है वो किसके तुल्य रखोगे, स्थितिज ऊर्जा के तुल्य रखोगे, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब प्रोसीजर फॉलो करते हैं। मैंने अच्छा द्विध्रुव कहाँ से उठा के लाऊं, द्विध्रुव को कहाँ से उठा के लाऊं, द्विध्रुव मेरी जेब में थोड़ी है। लेकिन द्विध्रुव बनता किससे, 2 विपरीत आवेशों से। मैंने क्या किया, इधर से प्लस क्यू आवेश को अनंत से यहाँ लेके आया, उस तरफ से अनंत से माइनस क्यू आवेश को लेके आया, और दोनों को लाके एक निश्चित दूरी पर रख दिया। तो कुल मिला के मेरे पास एक द्विध्रुव बन गया। ऐसा द्विध्रुव जिसकी दिशा कैसी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। देख ले भाई, पी वेक्टर भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, दोनों समान दिशा में है। आगे बात समझ में क्लियर? तो अनंत से यहाँ लाने पर लफड़ेबाजी क्या हुई वो सुनो। इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा, ऑब्वियसली बात है, द्विध्रुव है तो है क्या हुआ, है तो एकल आवेश। तो अगर एकल आवेश है, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश विद्यमान है तो उस पर एक बल लगता है, कौन सा, F इज इक्वल टू आवेश का मान इंटू विद्युत क्षेत्र का मान। बोल हाँ या ना? ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का क्यू ई वेक्टर। बोल हाँ या ना? उस तरफ भी बल लगेगा जो विपरीत दिशा में लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। बोल हाँ या ना? 2 बल लगेंगे। क्लियर है? तो इन बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। या आप कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन दोनों बलों के विरुद्ध कर रहे हो। चलो पहले करते हैं अनंत से द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य। अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। अच्छा, वो तो निकाल लेंगे, कैसे? सिंपल फॉर्मूला, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस को, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये तो रोटेशन का काम है, ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी, धन आवेश पर तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, तो इस पर तो आपको ऑटोमेटिकली कार्य, जो भी कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र खुद कर लेगा, अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन माइनस क्यू आवेश जो है वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, और विद्युत क्षेत्र अपन चाहते हैं कि उसे अंदर लाओ। माइनस क्यू आवेश तो क्या कहेगा, नहीं 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 मैं बाहर जाऊँगा, तो माइनस क्यू आवेश पर ये बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, मतलब विपरीत दिशा में। और आप क्या चाहते हो, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहते हो, तो आपको इस माइनस क्यू आवेश पर इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन।
यहाँ कोणीय वाला काम नहीं है, लीनियर आवेश है या लीनियर वर्क है, सॉरी। क्यों नहीं है? अरे भाई आप ये माइनस क्यू इधर लग रहा है, आप उसके विरुद्ध बराबर देखो, ये माइनस क्यू ई आप इधर लगा रहे हो, है ना, ये इस तरफ लग रहा है विद्युत क्षेत्र की वजह से। आप क्या चाहते हो कि ये विद्युत क्षेत्र में ही बना रहे, तो आपको इतने ही अमाउंट का बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। ठीक है, कार्य आपको निकालना है। बल आपने कितना लगाया? माइनस क्यू ई। ठीक है, विस्थापन दोनों के मध्य की दूरी कितना है? 2L। इसको और अच्छे से इज्जत के साथ में लिखो तो मिलेगा आपको माइनस क्यू 2L इंटू ई। Q इंटू 2L क्या होता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो? द्विध्रुव आघूर्ण। सो माइनस का P इंटू ई, माइनस का P इंटू ई। अभी ये सदिश, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सदिश नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपका W इक्वल टू माइनस P इंटू ई। ठीक है, यानी कि लाने में कितना कार्य करना पड़ा टोटल? माइनस पी ई। और जो कार्य करना पड़ा वही इसकी क्या है? कुल स्थितिज ऊर्जा है। तो आपको अच्छे से पता है कि कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो जो इस कार्य करने लाने में किया गया कार्य है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो कि पहला पहला प्यार है, कि लाने में की जो टोटल स्थितिज ऊर्जा है लाने में वो कितनी है? माइनस का पी ई। कितनी है? माइनस का पी ई। ये तो हो गया पहला काम। अब आपको क्या करना है बच्चों? अभी क्या है, डायपोल ऐसा रखा हुआ, लेकर आए, रख दिया। अब क्या करो, आप इस डायपोल को रोटेट करवा दो। क्या करो, इस डायपोल को रोटेट करवा दो। इस द्विध्रुव को क्या करेंगे हम? रोटेट करवाने का काम करेंगे। अब इस द्विध्रुव को यहाँ से, जैसे ये ऐसे रखा हुआ था, इसको हम ऐसे रोटेट करवाने का काम करेंगे। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश, ये धन आवेश। ठीक है, ये बिंदु O, ये इन दोनों के मध्य की दूरी 2L। सारा काम वही है, बस मैंने क्या किया, इसको अभी पहले 0 डिग्री पे था ना, अब मैंने इसको क्या किया? थीटा डिग्री पे घुमा दिया। और 0 डिग्री से थीटा डिग्री पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सोल्व कर रखा है। कितना है भैया? सर W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा। अभी जस्ट इससे पहले सोल्व किया है, 1 माइनस कोस थीटा। और अगर यही वर्क डन स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए तो, यही वर्क डन स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए तो फाइनली आपको यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। कितनी? पी ई 1 माइनस कोस थीटा। इसको और सोल्व कर लो। U2 इज इक्वल टू पी ई माइनस पी ई कोस थीटा। दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पी को। ठीक है, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब कुल स्थितिज ऊर्जा, अब क्या निकालो? कुल स्थितिज ऊर्जा। कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों को ऐड कर दो, माइनस P और इस P को, यानी कि कुछ इस तरीके की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊँ दिल की एक बात। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ये है मेरे दिल की बात। करें? चलो, U इज इक्वल टू U1 कितना है? माइनस का पी ई प्लस U2 इज इक्वल टू कितना है? ये पूरी टर्म एज इट इज रख दूँ, प्लस का पी ई माइनस का पी ई कॉस थीटा। प्लस का पी ई और माइनस का पी ई दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का पी ई, ये माइनस का पी ई गया, तो यहाँ क्या बचा फाइनली? U इज इक्वल टू माइनस का
पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये माइनस का पी ई कॉस थीटा बचा। अब इसको क्या करो आप, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। पी भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, पीछे लगा हुआ है कॉस थीटा। अदिश गुणा की परिभाषा, अदिश गुणा देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला बोलता मेरे भाई, ए बी कॉस थीटा। बोल हाँ या ना? ए बी कॉस थीटा वही है, ए बी कॉस थीटा, तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अर्थात ये कि द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया अनंत से लाने में जो स्थितिज ऊर्जा है वो द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के अदिश के ऋणात्मक मान के तुल्य होती है। अर्थात अगर आप चाहो लाइन तो लिख लेना, मैं बोल देता हूं कि कुल स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणा के ऋणात्मक मान के तुल्य होती है। ये आ गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें आपसे कोई स्पेशल केस पूछ ले, क्या है, एक बार थीटा इजिकल टू 90 डिग्री दे देगा, ठीक है। अगर केस 1 दे दे आपको थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करो, फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का पी ई। अगर केस दे दे आपको, ये वाली चीज़ें मैं बताना चाहता नहीं था लेकिन फिर भी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर दे दे, फिर स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, 90 डिग्री रखो, कोस 90 0 होता है, तो फाइनली आपको आंसर 0 मिलेगा। 180 पूछ ले, केस एक और दे दे, 180 का मतलब बिल्कुल डाइपोल उल्टा, 180 का मतलब डाइपोल बिल्कुल ऐसे, ये इधर तो हो जाएगा माइनस क्यू और इधर हो जाएगा प्लस क्यू, 180 का मतलब, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ भी -1 और ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस, सो मिलेगा आपको प्लस का पी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। सो ये चीज़ें थी बच्चों जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैंने आई बटन पर इंग्लिश वाले जो भी इससे डाइपोल वाला पोर्शन है, वीडियो है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। उसमें 1-2 न्यूमेरिकल होंगे तो आप वो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए DPP और नोट्स के लिए। तब तक के लिए आपका, और हाँ, ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, विभव वाला पोर्शन। अब हम पढ़ेंगे धारिता वाला पोर्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।